कि महंत का आज पोस्टमार्टम होना है, उसकी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, उसकी वीडियोग्राफी होनी है। 5 डॉक्टर्स का पैनल है जो इस पोस्टमार्टम को अंजाम देगा। साथ ही साथ आज ही उनको समाधि में लीन भी किया जाएगा। 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, अनुज, रवि और आदर्श। मैं सबसे पहले रुक करूंगा अनुज का। अनुज, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कई बातें हैं जिनको सामने आना भी बाकी है। आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद इस बात से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उनकी मौत हुई, कैसे मौत हुई, सुसाइड था, मर्डर था, क्या कुछ था। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या थी। जो मार्क्स हैं, जो गले पे, गर्दन पे जो मार्क्स हैं, वो किस टाइप के मार्क्स हैं, क्योंकि शुरू में ये बात भी सामने आ रही थी जब शव इनका मिला था उस वक्त नाक से खून निकलने की बात सामने आ रही थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पोस्टमार्टम का हिस्सा होगा। इसी वजह से पोस्टमार्टम को एक पैनल जो है डॉक्टरों का, 5 डॉक्टरों का ये पैनल जो है वो पोस्टमार्टम कर रहा है। साथ ही साथ वीडियोग्राफी की जा रही है, एक मूवमेंट की वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि किसी तरीके की कोई बात बाद में सामने ना आए। जहां तक जांच की बात की जाए तो लगातार रात से ही कई लोगों से पुलिस जो है इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। आद्या तिवारी और अगर आनंद गिरी की बात की जाए, इनसे लगातार पूछताछ की गई, तमाम मुद्दों पे इनसे पूछताछ की गई। जिस तरीके से सुसाइड नोट में ये साफ तौर पे लिखा गया था कि महंत नरेंद्र गिरी को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है। ऐसे में उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। आनंद गिरी से इन तमाम मुद्दों पे बातचीत बिल्कुल जांच में सुसाइड नोट और जो 4 मिनट का एक वीडियो भी नरेंद्र गिरी जी की तरफ से बनाया गया था, ये बहुत अहम कड़ी है इस पूरी जांच में। रविकांत राय और आदर्श भी मेरे साथ बने हुए हैं। जांच तो फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच आगे बढ़ा रही है, यहां तक कि एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। अनुज हमें जानकारी दे रहे हैं। आदर्श, मैं आपके पास आ रही हूँ, पीछे से क्या तस्वीर है आपके यहाँ से? पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, इंतजार हो रहा है ताकि सारे राज का पर्दाफाश हो सके। बिल्कुल, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है पोस्टमार्टम के होते हुए, और अभी भी पोस्टमार्टम चल रहा है। माना जा रहा है कि आधे से 1 घंटे का समय अभी और लगेगा। इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। 5 डॉक्टरों का एक पैनल है जिनके नाम अभी गुप्त रखे गए हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। उनकी निगरानी में पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। साथ ही साथ जो बड़े आला अधिकारी हैं प्रयागराज के, पुलिस के और साथ ही साथ प्रशासन के, वो भी अंदर मौजूद हैं, और मठ के भी कुछ कर्मचारी जो बेहद करीबी माने जाते थे वो भी अंदर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन पोस्टमार्टम खत्म होने के 2 घंटे बाद इन सभी अधिकारियों के सामने रिपोर्ट को सील किया जाएगा, और एक कॉपी उसकी सीएम हाउस लखनऊ भेजी जाएगी, और दूसरी कॉपी जो है वो मठ में जो उनके वरिष्ठ लोग हैं उनको दी जाएगी, ताकि वो संतुष्ट हो सके कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। और जो अभी तक हमारे पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक भी सारी जांच की जो कड़ी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही निर्भर करती है, और उसी के आधार पर जो पुलिस है वो अपनी जांच भी आगे बढ़ाएगी। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया था, उन्हें आज यहां पर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच में माना जा रहा है कि वो समय है जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सारी जांच जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि लेकिन आदर्श, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं, चूंकि 8 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो गया था और अब 1 घंटे से कुछ मिनट ज्यादा हो गया है, तो और कितना वक्त लग सकता है? कि आधे घंटे और, या फिर 1 घंटा और लग सकता है? देखिए, आधे से 1 घंटे का समय माना जा सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम, अगर सामान्य पोस्टमार्टम होता तो पोस्टमार्टम तुरंत करके और जो उसकी प्रक्रिया होती है रिपोर्ट बना के दे दी जाती, लेकिन ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। सरकार और जो प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी, हर एक एंगल की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। वो वीडियोग्राफी की जो कैसेट है, रिपोर्ट है वो, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स, 5 डॉक्टरों का पैनल है उनकी क्या रिपोर्ट है, वो एक राय बनाकर उस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद ही पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया है उसे बंद किया जाएगा। इसलिए माना जा रहा है तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय अभी और लग सकता है। यहां से पोस्टमार्टम होने के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो संगम स्नान के लिए लेकर जाया जाएगा, और संगम स्नान करवाने के बाद वापस उन्हें मठ में ले जाकर वहां पर उन्हें
भू समाधि दी जाएगी। बिल्कुल, और जब ये पूरी रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद में काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। रविकांत भी हमारे साथ में है। रविकांत, भू समाधि की भी जो बात कही जा रही है, इस दौरान तमाम महामंडलेश्वर या संत समाज से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो तो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस दौरान क्या कोई और प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोई इस दौरान मौजूद रह सकता है? कोई जानकारी मिल रही है? देखिए नैना, जितने भी साधु संत हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, वो एक एक करके अपनी जो शक है उसको जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं जिसको गद्दी सौंपने की बात कही जा रही है वो भी इसके पीछे इन्वॉल्व हो सकता है। रामविलास वेदांती अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ की पूरी संपत्ति और यहाँ के उत्तराधिकारी बनने के लिए किया गया है। अब देखना यह है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। भू समाधि के वक्त यहाँ पर तमाम साधु संत रहेंगे और यहाँ जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स जो कल भी आए थे वो अगर इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में उपस्थित हैं तो उनसे जानकारी मिल रही है कि वो भी इस वक्त यहाँ पर अंतिम समय में आ सकते हैं। और जानकारी ये दी जा रही है कि जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होगा उनके पार्थिव शरीर को बाघंबरी गद्दी लाया जाएगा और वहां पर एक वाहन तैयार है जिस पर रखकर उनके पार्थिव शरीर को संगम ले जाया जाएगा, जहां पर गंगा स्नान करने के बाद और नगर में दर्शन जो लोग करना चाहते हैं, अंतिम दर्शन जिसको हम कहते हैं, वो करने के बाद यहां पर जो भू समाधि की प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जाएगा। बिल्कुल रविकांत, और आधे ही घंटे का इंतजार हमें करना होगा जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके पास कौन सी बड़ी खबर? कि देखिए आज सबसे बड़ी खबर जो लखनऊ से रहेगी वो ये रहेगी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे चुनाव को लेके मीटिंग है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूपी इलेक्शन इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक प्रोमिनेंट ओबीसी फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो कई राज्यों में इलेक्शन इंचार्ज रह चुके हैं, वो यहाँ पे रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान और 7 को इंचार्जेस भी उनके साथ रहेंगे। आज एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में होगी। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और यूपी बीजेपी के जितने भी बड़े और कद्दावर नेता हैं आज पूरा स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह से यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, क्या समीकरण होंगे, क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के बाद परसों वो वापस लखनऊ आएंगे और फिर मीटिंगों का सिलसिला चालू होगा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो है राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसी वजह से 7 को इंचार्जेस जिसमें अनुराग ठाकुर हैं, शोभा करांडले हैं, जो काफी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आज सब लखनऊ में होंगे और एक बेहद ही महत्वपूर्ण जो है बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में, जिसमें योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और किस तरह से आगे जाके समीकरण बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो तय करना है कि किस तरह से क्या टिकटें बांटी जाएंगी। क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ समय से जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पूरा काम कर रहे थे, जो उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या इस टाइम पोजीशनिंग है कहीं एमएलएस की और क्या दोबारा उनको टिकट दिया जाएगा। और कल वो गोरखपुर जाएंगे, परसों वापस लखनऊ आएंगे और फिर मीटिंगों का सिलसिला चालू रहेगा। तो आज एक राजनीतिक तौर पे देखें तो एक बेहद ही गर्म माहौल रहेगा लखनऊ में। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं यूपी चुनाव से रिलेटेड वो सारे आज लखनऊ में होंगे और एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। चलिए मोहित, हेलो मोहित, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए भौर पुष्पेंद्र का रुख करते हैं। भौर, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है? अजी बिल्कुल बड़ी खबर की बात की जाए तो खबरों के सेंसेक्स में आज बड़ी खबर है कि गहलोत मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है और जो मंत्रिपरिषद है दोनों की आज मीटिंग रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट ने मुलाकात की है राहुल गांधी से और उसके बाद एकदम से हलचलें बढ़ी हैं। अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करते आ रहे थे गहलोत, लेकिन आज अचानक उन्होंने अपने आवास पर ही मीटिंग बुलाई है। शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्रिमंडल की मीटिंग है और उसके बाद मंत्रिपरिषद की 4:30 बजे मीटिंग होगी। हालांकि हवाला ये दिया गया है कि
योजनाओं के विस्तार के लिए मीटिंग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी ये जानने की कि कहीं कोई इस पूरी सियासत का जो पत्ता है उनके हाथ से कहीं से कोई निकल तो नहीं रहा है। वो बिल्कुल पुख्ता कर लेंगे इस चीज़ को, चूँकि पॉलिटिकल जो हलचल है वो बढ़ रही हैं। दिल्ली में जो सचिन पायलट की मीटिंग हुई उसके बाद से अब, लेकिन आलाकमान ने जो कहा है उसके अनुसार साफ ये कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे में किसको क्या पद मिल सकता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज जो मीटिंग है वो योजनाओं को लेकर की जा रही है, लेकिन योजना एक बहाना भी हो सकती है। उसमें ये टटोलने की कोशिश है कि कब, कैसे और क्या करना है, अपने विश्वास के लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, नए लोग जो जुड़ेंगे उनके लिए क्या करना होगा, क्योंकि पायलट ग्रुप के जो अन्य लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान देने की चर्चा है। बिल्कुल, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी में जो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, इस पर नजर टिकी हुई है। पंजाब में बदलाव के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर ज्यादा नजर है कि क्या वहां भी बदलाव देखने को मिलेगा। वापस हम लौटेंगे, हमारे साथ हर्षा भी जुड़ी हुई है। हर्षा, आपके पास क्या खबर है? देखिए, आज संसद के लिहाज से बड़ी खबर की बात की जाए तो आज सीएम योगी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 2 दिन के वो दौरे पर थे उसमें आज दौरे का दूसरा दिन है, जिसके तहत सीएम 11:30 बजे दादरी पहुंचेंगे, जहां पे वो सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, राजकीय इंटर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और देखिए, सीएम योगी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है 2 दिन का, इसको चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम 11:30 बजे यहाँ आएंगे, जिसके बाद लगभग 2 घंटा यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद हापुड़ के धौलाना में जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और हापुड़ के बाद सीधे अमरोहा जाएंगे, वहां पे शिलान्यास करेंगे, कई लोकार्पण करेंगे कई योजनाओं का। उसके बाद मुरादाबाद से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन चुनाव के मद्देनजर जो उनका 2 दिन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है, जिसमें वो बिजनौर गए, संभल गए, अमरोहा जाएंगे, आज नोएडा आ रहे हैं, यह हर तरह से बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए, दादरी विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा है, गुर्जर बहुल विधानसभा मानी जाती है और यहाँ पे सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा को लेकर के भी 2 दिन तक विवाद चला था। यानी कि कहा जा रहा था गुर्जर समुदाय द्वारा कि सम्राट मेहर भोज गुर्जर राजा हैं, जबकि राजपूतों द्वारा कहा जा रहा था कि वो क्षत्रिय राजा हैं। इसको लेकर के लगातार 2 दिन तक विवाद चला यहाँ पे पोस्टर और बैनर से। उसके बाद सम्राट मेहर भोज के नाम के आगे से गुर्जर हटाया गया। लेकिन देखिए, आज की जो जनसभा यहाँ पर होने वाली है, जो जनसभा स्थल है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि यूपी चुनाव से पहले गुर्जर अपीसमेंट पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसीलिए हर लिहाज से सीएम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा अहम है, जो कि 2 दिन रहा। कल भी सीएम बिजनौर और संभल थे और आज भी सीएम नोएडा, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद जाएंगे, जहां पे कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों के लिए क्या है 4.5 साल मुख्यमंत्री ने क्या किया है उसमें भी जनसभा को बताएंगे कि आखिरकार इस कार्यकाल में जनता के हित में क्या क्या काम सरकार द्वारा किए गए। तो यानी कि 2 दिन का जो दौरा है ये बेहद अहम माना जा रहा है और आज ये दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। बिल्कुल हर्षा, आप नजर बनाए रखें, खबर बड़ी है। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहां पर किसान आंदोलन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गुरप्रीत चिन्हा का एक बार कर लेते हैं। गुरप्रीत, आपके हिसाब से खबरों के सेंसेक्स में कौन सी खबर सबसे बड़ी रहेगी? अगर बात करें सबसे बड़ी खबर पंजाब में देख रहे हैं, लगातार पिछले 2-3 दिन से पंजाब कांग्रेस में घमासान हुआ है और मुख्यमंत्री बदल रही है, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है और कह रहे हैं कि कभी भी आज लिस्ट जारी की जा सकती है, कौन कौन बनेगा, कौन कौन मंत्री हटेगा, क्योंकि हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लगातार आपस में इन फाइटिंग चली थी और फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली हाईकमान को कन्विंस करके ओवरटेक कर लिया। तो आज देखना है कि कैप्टन खेमे के कौन कौन मंत्री बन पाएंगे, कौन कौन नहीं बन पाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर रहेगी दिन में, जो जिसपे नजर बनी रहेगी कि देखना होगा कि कांग्रेस क्या इस जो कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद इकट्ठी हो पाएगी या फिर दोबारा इन फाइटिंग रहेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो चरणजीत चन्नी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कैंप बहुत ओवरचार्ज है, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैंप में अगर बात करें तो काफी सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं जो जिनका बड़ा अहम रोल है पंजाब की सियासत में, पंजाब की पॉलिटिक्स में। अगर उनको साइडलाइन लगाया जाता है तो
कहीं ना कहीं बगावती सुर फिर निकल के आएंगे, फिर बगावत बढ़ सकती है, इन फाइटिंग बढ़ सकती है। तो आज सारा दिन इसमें रहेंगे। हमने देखा कि कल जैसे ही नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी एक चार्टर फ्लाइट पे जाते हैं, तो उसके बाद सभी लोग उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री कहते हैं मैं आम आदमी हूं, और उसके बाद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने एडवाइजर थे अरविंद टकराल, वो भी ट्वीट करके कहते हैं कि एक तरफ तो सरकार की हालत मंदी है और दूसरी तरफ जैसे चार्टर फ्लाइट्स अरेंज की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं, पंजाब पे भारी बोझ पड़ रहा है। तो ये सारा ही सियासत आज सारा दिन चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि क्या कौन कौन कैबिनेट में एडजस्ट किए जाते हैं। क्या सारा नवजोत सिंह सिद्धू का ही खेमा आता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में भी लोगों को कोई बड़ी कैबिनेट में मिनिस्ट्री मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि इससे एक बात क्लियर होगी कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 4-5 महीने आगे रह गए हैं, और इलेक्शन में ये पता चलेगा कि क्या कांग्रेस जो कह रही थी, दिल्ली हाईकमान ने तो सब कुछ ये बदलाव इसलिए किया है कि कांग्रेस यूनाइटेड फ्रंट दिखाए। लेकिन अब देखना आज पता चल जाएगा कि अगर कैप्टन के जो सीनियर मंत्री है, क्योंकि जैसे पहले ब्रह्म इंदिरा का नाम चल रहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन एंड मौके पे उनका नाम चेंज किया गया, ओपी सोनी को डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्म इंदिरा दूरी बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री जो नए बने उनसे भी दूरी बनाए हुए हैं, कांग्रेसी नेता उनसे भी दूरी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें कि पार्टी एक ये सोच रही है कि इस फार्मूला से इन फाइटिंग खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी तक तो इन फाइटिंग दिख रही है। लेकिन आज कैबिनेट एक्सपेंशन होती है, तो कैबिनेट एक्सपेंशन में कई बातें बाहर आएंगी, कई बातों का पता चलेगा। क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पा रहा है कि कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर कब तक कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा? क्योंकि अब मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश को चलाने के लिए तो कैबिनेट की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर बात करें कैबिनेट एक्सपेंशन की, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये पता लग संपर्क टूट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द कैबिनेट का निर्माण हो जाएगा दीपिका, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में अभी कैबिनेट की बहुत जरूरत है। हालांकि नामों पर चर्चा जरूर चल रही है। बिल्कुल नैना, और चुनाव भी होने, उसी के तहत फैसले भी जल्द से जल्द लेने होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी श्रृंजॉय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, खबरों के लिहाज से आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? चलिए, श्रृंजॉय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम हमारी सहयोगी रंजिता का रुख कर रहे थे। रंजिता, आपके पास कौन सी बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। आज दोपहर बाद विधायक दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई है। हालांकि विधायकों को बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बैठक का जो मूल मुद्दा है वो ये कि किसान आंदोलन, कृषि कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी हरियाणा में कांग्रेस की। इसके अलावा किसानों की जो फसलें हैं जो तैयार हो चुकी है उसकी एमएसपी को लेकर और किसानों के जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी आज की इस विधायक दल की बैठक में। बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ है, उसके बाद सटा हुआ प्रदेश है हरियाणा, और ऐसे में हरियाणा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती नजर आ रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल इस मुद्दे को नहीं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कृषि कानून के विरोध में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका जायजा लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि विधायक दल की बैठक में भूपिंदर सिंह हुड्डा कोई पॉलिटिकल भी मुद्दा रखते हैं या फिर ये जो तमाम जो कृषि कानून है वही उनका मुद्दा रहेगा, क्योंकि एजेंडा अभी तक तय नहीं किया गया है बैठक का। रंजिता, एक बात मुझे बताइए, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस में जो कला दिख रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, अब चुनाव बेहद करीब हैं, अगर ऐसे में क्या ये भी समझा जाए कि हरियाणा में भी कांग्रेस के अंदर फूट दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि जिस तरह की हलचल हो रही है, जिस तरह की वहां पे निगेटिविटी आ रही है, हर नेता पर्सनली लोगों से मिल रहा है, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई हरियाणा में जाके सीएम से मिल रहा है, क्या कुछ ये लग रहा है आपको अभी जो सिनेरियो है कि क्या हरियाणा में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं चुनावों से पहले?
देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ भूपिंदर सिंह हुड्डा का गुट और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष शैलजा का टकराव वहां भी देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें मांग की जा रही थी कि कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए और उनकी जगह भूपिंदर सिंह हुड्डा चाह रहे थे कि उनके बेटे दीपेंद्र को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इन बैठकों का कोई असर नहीं हुआ। कुमारी शैलजा अब भी कांग्रेस की अध्यक्ष है प्रदेश में और आपसी टसल जो है नेताओं का वो हरियाणा में भी है। देखना होगा क्योंकि वहां चुनाव जो है वो देरी से है, विधानसभा चुनाव, उससे पहले ये टकराव खत्म होता है या चुनाव आते आते जो ये आपसी कलह है, आपसी रंजिश है, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है रंजीता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। हमारे सीनियर एडिटर सृंजॉय हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सृंजॉय जी, आज आपके पास क्या बड़ी खबर है? सृंजॉय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो रंजीता हमें जानकारी दे रही थी कि सिर्फ टोवल का दौर हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा फिर से हरियाणा में भी नजर आता है तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत बढ़ाने वाला होगा। चुनाव बाकी के राज्यों में भी बेहद नजदीक है और ऐसे में उन राज्यों में भी हम कांग्रेस के बीच में अंदर खाने बहुत कुछ देख रहे हैं। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ राजीव जुड़ गए। बिल्कुल, आदर्श का रुख कर लेते हैं। चूंकि पोस्टमार्टम चल रहा है महंत नरेंद्र गिरी का इस वक्त अस्पताल में। आदर्श, इस वक्त आप बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक अब पूर्ण हो जाएगा? इस वक्त क्या क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी भी लग रहा है तकरीबन आधे घंटे से करीब या 40-45 मिनट का समय और लगेगा पोस्टमार्टम कंप्लीट होने में। अभी भी डॉक्टरों का जो पैनल है वो अंदर ही मौजूद है। जो उनके साथ संत और महंत आए थे वो भी अंदर मौजूद हैं, उनके करीबी जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट का समय और लगेगा। उसके बाद जो पोस्टमार्टम करने के बाद की प्रक्रिया होती है, कागज देने के बाद फिर यहाँ से लेकर उनको मठ लेकर जाया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि मठ के अंदर बाकायदा एक रथ बनाया गया है, उस रथ के जरिए उन्हें संगम स्नान तक लेकर जाया जाएगा। जो उनके अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि रथ के जरिए वो संगम स्नान तक जाएं, उनका पार्थिव शरीर जाए और इसीलिए वहां पर रथ पे बैठाकर उनके संगम स्नान करवाया जाएगा और फिर वापस उसी रथ से मठ पर लेकर आया जाएगा और उसके बाद आगे जो भू समाधि की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आदर्श, कितना वक्त लगेगा? और क्योंकि भू समाधि के अगर वक्त की बात करें तो 12 बजे के वक्त की बात कही गई है और पोस्टमार्टम कंप्लीट होने में और इन पूरी प्रक्रिया का पालन में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय माना जा सकता है कि अभी और लग सकता है। उसके बाद फिर जो स्नान है उसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है। अगर अभी हम देखें तो तकरीबन 9:15 बज रहे हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो 2 से 3 घंटे का समय इसमें लग सकता है। और अगर भू समाधि की बात करें तो भू समाधि के लिए बाकायदा एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें जो पंच परमेश्वर होते हैं और साथ ही साथ जो अन्य महंत होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। बाकायदा उसकी जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसके लिए पूजा पाठ करने के साथ साथ फिर भू समाधि में बैठाया जाता है। खास बात मैं आपको बता दूं कि भू समाधि जो संतों की होती है उसमें जो आम शरीर जैसे पार्थिव शरीर होते हैं उनको लेटाकर दफनाया जाता है, वैसा नहीं होता है, बल्कि जो भू समाधि होती है वो एक ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान की प्रक्रिया के तहत उन्हें जो दोनों पैर हैं वो फोल्ड करके आराम से बैठते हैं और उसी आसन में, उसी आसन के जरिए उनको नीचे बैठाया जाता है। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि भू समाधि, यानी जो संत, बड़े संत होते हैं उनके नाम के आगे भू समाधि इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो ये माना जाए कि वो अभी भी मृत नहीं है बल्कि वो भूख यानी जमीन के अंदर समाधि लिए हुए हैं। आप नजर बनाए रखें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आप पता चलता है कि आ गई है आप तुरंत हम तक वापस लौटिएगा। लेकिन सृंजॉय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सृंजॉय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं आज आपके लिहाज से कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है? अभी तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी निकल रहे हैं अमेरिका के लिए और 3 बड़े काम उनके पास है। एक तो है 23 तारीख को 3 लंबा मीटिंग रहेगा। एक होगा कमला हैरिस के साथ, एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ, एक योशिहिदे सुगा जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। 24 तारीख को तो बाइडेन साहब का मीटिंग के साथ मीटिंग है और उसके बाद जो क्वाड मीटिंग है 25 को
मेन है एक ही बात, वो है यूएन जनरल असेंबली में उनका स्पीच है। 20 मिनट का शायद स्पीच रहेगा, इसमें टेरर वेरर बहुत कुछ रहेगा इसमें। चलिए, इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त है सेंसेक्स मीटर दिखाने और बताने का, जिससे आप ये समझ पाएं कि आज कौन सी बड़ी खबरें ट्रेंडिंग रहने वाली हैं, कौन सी खबर ऊपर है, कौन सी खबर नीचे है। तो पीएम मोदी का जो अमेरिकी दौरा है, ये एक बड़ी खबर है जो आज पूरे दिन ट्रेंड करने वाली। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि मिलने वाली है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। इस पर भी पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। साथ ही पोस्टमार्टम में क्या कुछ आता है जोस्ना, ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, मौत के राज खुलेंगे पीएम रिपोर्ट से। वहीं सुसाइड नोट के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। कई बड़ी अधिकारी इस जांच में जुटे हुए हैं। 2 रैंक्स हम आपको दिखा रहे हैं। एक पुराना रैंक जिसमें आज की सारी बड़ी खबरों पर हमने बात की है, जानकारी ली है, और दूसरा रैंक जो नया रैंक आप देख रहे हैं, ये प्राथमिकता के आधार पर खबरें आपके सामने, जो सबसे पहले जरूरी खबर होगी वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल, और नई रैंक बदल गए। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज के दिन की वो यही है, महंत नरेंद्र गिरी की आज भू समाधि है। और दूसरी बड़ी खबर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार है, 1 घंटे में वो भी आ जाएगी और मौत के राज खुलेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भी प्रमुख खबरों में से एक है। और अगर मिशन यूपी की बात करें तो आज बीजेपी की अहम बैठक मिशन यूपी आने के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर है। बिल्कुल, इसके साथ ही सुसाइड नोट के आधार पर जांच भी जारी है। आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत जोर से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।